हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, ये जो वीडियो है आपकी सीबीएसई के, नीट के, आईआईटी, जेईई और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए आपकी ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ कॉमेंट्स किया कीजिए क्या टॉपिक आपको समझ में आया, किसमें आपको डाउट है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा या फिर एक आपका डाउट सेशन भी रखूँगा जिसमें सारी डाउट्स मैं आपके बता सकूँ। उसके बाद जो ये हमारी वीडियो है यूनिट एंड डायमेंशंस पे होने वाली है, इससे पहले आपको मैथमेटिकल्स टूल की वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। अगर वो आपको समझ में नहीं आई है तो उसके भी अगर डाउट है तो वो कमेंट में हमें बताएं, और वीडियो को लाइक भी किया करो और चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं यूनिट एंड डायमेंशन में बात करूं तो हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर क्या क्या आता है हम सबसे पहले वो पता लगाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला मेरे पास होता है MKS। MKS सिस्टम जो होता है, ये MKS सिस्टम मुझे ये बताता है, इसमें जो M है ये M आपको बताता है मीटर, K आपको बताता है किलोग्राम और S आपको बताता है सेकंड। ये MKS सिस्टम होता है जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। बेसिकली अगर हम अपने आसपास देखें तो जितनी भी चीज़ों को नापा जाता है बेसिक 3 फंडामेंटल चीज़ों में नापा जाता है। अगर वो लेंथ होगी तो मीटर में नापा जाएगा, अगर वो वेट होगा तो किलोग्राम में नापा जाएगा, अगर वो समय है तो सेकंड में नापा जाएगा। तो ये हमारा पहला सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसको हम MKS सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। उसके बाद एक और यूनिट चलता है, जैसे अगर आपने कोई फॉरेन का आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहाँ पे जो उसका वेट लिखा होता है वो पाउंड में लिखा होता है। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग क्या सिस्टम यूज़ करते हैं, वो वाला सिस्टम होता है FPS सिस्टम। उसे हम बोलते हैं FPS सिस्टम। ये FPS सिस्टम जो होता है इसमें जो आपका F होता है वो हमारा दिखा रहा होता है फुट को, कि कितने फुट लंबाई है या फिर कितने फुट चौड़ाई है। उसके बाद जो P होता है वो दिखाता है पाउंड को। जो हमारा यहाँ पर S होता है वो दिखाता है सेकंड को। ये हमारा FPS सिस्टम होता है जिसमें जो F होता है वो फुट को दिखाता है, P पाउंड को दिखाता है, S सेकंड को दिखाता है, टाइम को दिखाता है। तो वहाँ पे जो भी मेजरमेंट होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो हमारी अगर वेट है तो वो पाउंड में मेज़र किया जाएगा, अगर वो लेंथ है तो फुट में मेज़र की जाएगी, और समय को एज इट इज़ सेकंड में यूज़ किया जाता है, मेज़र किया जाता है। उसके बाद हमारा एक और सिस्टम होता है, अगर मैं बात करूँ तो वो वाला जो मेरा सिस्टम होता है वो होता है CGS, जिसको हम कहते हैं CGS सिस्टम। तो CGS जो हमारा सिस्टम होता है या CGS जो हमारी यूनिट होती है उसमें C जो दिखाता है वो दिखाता है सेंटीमीटर को, G जो होता है वो दिखाता है ग्राम को, उसके बाद जो हमारे पास S होता है वो एज इट इज़ आपका सेकंड को दिखाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, FPS, MKS और CGS। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड का टॉपिक है वो है फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो कि फंडामेंटल है, वो हमारी बेसिक क्वांटिटी है, और डिराइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी होती हैं। डिराइव क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती है, मगर जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो बेसिक हमारे पास 7 होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मेरे पास कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला जो होता है मेरा वो होता है लेंथ, जिसको हम मीटर में नापते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है टाइम, जिसको हम सेकंड में नापते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो हमारी लाइट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम किस में नापते हैं? हमारी जो एक यूनिट होती है उसकी होती है कैंडेला। इसमें हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को हम इसमें नापते हैं। उसके बाद होता है मास, जिसको हम M से भी शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेंथ में भी M है और मास में भी M है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये जो M है ना, यहाँ पे ये मैंने मीटर को रिप्रेजेंट किया है,
और यहाँ पे जो ये m है ये मास है, जो कि हमारा kg होता है, इसको आपको पता ही होगा। उसके बाद हमारा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब बच्चों क्या है कि कोई भी चीज़ है उसका कितना अमाउंट है। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आप फिजिक्स में भी अभी आगे पढ़ोगे तो हम मोल्स की बातें करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि हम किसी भी चीज़ का जो सब्सटेंस ले रहे हैं, मान लो मैंने नाइट्रोजन लिया या फिर मैंने कोई और एलिमेंट लिया, मैंने सोडियम लिया, तो उसके मैंने कितने मोल लिए, ठीक है, उसका मैंने कितना अमाउंट लिया, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाता है, जिसको हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने कितनी मोल चीज़ ली। 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट करवाया 2 मोल ऑफ बी से, या फिर 3 मोल ऑफ बी से, तो ये सब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। उसके बाद अगला हमारा होता है करंट। जो हमारा करंट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। उसके बाद अगला जो होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है उसकी यूनिट हमारी केल्विन होती है। अब ये जो जितनी भी हमारी बेसिक 7 होती हैं ये होती हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास बेसिक कितनी है, 7 है। अब इसके बाद जो हमारे पास आती हैं वो क्या आती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आती हैं। क्या आती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आती हैं, जो कि इनसे ड्राइव हुई होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। फंडामेंटल क्वांटिटी ये 7 होती हैं हमारे पास। डिराइव्ड क्वांटिटी इनकी मदद से बनाई जाती है। जैसे अगर मैं ड्राइव क्वांटिटी की बात करूं तो ड्राइव क्वांटिटी हमारी कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है, कितनी भी ड्राइव क्वांटिटी हो सकती है। हम इससे ड्राइव कर करके कितनी भी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो जो मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है भाई। ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं बोलूँ मीटर और टाइम को अगर मैं बोलूँ सेकंड, तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी की डिराइव्ड क्वांटिटी बना ली मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जितनी भी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी क्या है, ये डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है, ये इससे डिराइव की गई है, जिसमें हमारा लेंथ भी आ गया और टाइम भी आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन है, उसके बाद स्पीड है, ऐसे करके बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये हमारी फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी से हटके होती हैं थोड़ी। तो इसमें क्या क्या मेरे पास आ जाता है, इसमें मेरे पास आ जाता है पहले प्लेन एंगल। अगर मैं किसी भी प्लेन एंगल की बात कर रहा हूँ, कभी आपने 2 लाइनों के बीच में कोई एंगल बनता हुआ देखा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल जो होता है ये प्लेन एंगल होते हैं, इसको बोलते हैं हम प्लेन एंगल। और ये हमारी कैसी मेजरमेंट होती है, ये हमारी 2 डायमेंशन मेजरमेंट होती है, यानी कि 2D होता है। ये हमारा एक सिंपल डायमेंशन में मेज़र होता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, एक प्लेन एंगल होगा, ठीक है। ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगा। ये मैंने सिंपल शीट ऑफ पेपर पर ड्रॉ किया है। तो ये होता है प्लेन एंगल। इसकी जो यूनिट होती है, इसको हमारी यूनिट जो हमारी होती है ये होती है रेडियन। ये हमारी इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। दूसरी बात, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। उसके बाद अगर मैं दूसरा बात करूँ तो हमारा जो होता है दूसरा एंगल वो होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है हमारा, सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल होता है वो कुछ इस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो ये 3D शेप में होता है। किस शेप में होता है, 3D शेप में होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं कोन जैसे स्ट्रक्चर बनाऊँ, अगर मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो कि कुछ कोन की तरह दिखता है, तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ एंगल बन रहा होगा वो हमारा होगा सॉलिड एंगल। और जो इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी होती है स्टेरेडियन। इसकी जो हमारी यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, ठीक है। ये हमारा सॉलिड एंगल होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, और जो प्लेन एंगल होता है वो हमारा 2 डायमेंशनल होता है। इसकी यूनिट होती है रेडियन। ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उसके बाद ना हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन सीखने की ज़रूरत है। वो ऐसी कन्वर्जन्स होती हैं जो कि हमें ज़रूरत आती हैं बाद में। देखो, जो हमारा बेसिकली रेडियन होता है और जो डिग्री होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। वो रिलेशन क्या कहलाता है कि वो रिलेशन ये कहता है कि अगर हमारा 360 डिग्री है, 360 डिग्री हमारा एक कंप्लीट एंगल होता है जो कि हमारे पूरे सर्कल को दिखाता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये अगर हमारा यहाँ पे मैं बोलूँ, अगर ये हमारा सर्कल है तो ये हमारा पूरा जो एंगल है ये 360 डिग्री का है। कैसा एंगल है, ये पूरा 360 डिग्री का है और ये कंप्लीट सर्कल है। तो यहाँ पे जो ये हमारा एंगल है ये कैसा है, 360 डिग्री का है। तो जो 360 डिग्री होता है वो हमारा कैसे रिलेट करता है रेडियन से।
360 होता है 2 पाई रेडियन। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो ये जो हमारा होता है 360 डिग्री हमारा 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो देखो अगर तो हमारा 360 डिग्री है, ये अगर हमारा 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो जो 1 डिग्री होगा अगर हम यूनिटरी मेथड देखें तो क्या ये 2 पाई बाय 360 डिग्री के बराबर होगा। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये क्या पाई बाय 180 डिग्री आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो मेरा जो 1 डिग्री होता है बेटा वो होता है पाई बाय 180 डिग्री के बराबर। और यही 1 डिग्री आपको अगर मैं जानकारी के लिए बताऊँ तो ये होता है हमारा 60 मिनट्स। ये हमारा समय को भी दिखाता है जो कि होता है 60 मिनट। और अगर 60 मिनट्स की बात करूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। तो जो हमारा 1 डिग्री है उसने यहाँ पे 60 मिनट को भी दिखाया, और जो 60 मिनट है हमारा 3600 सेकंड होता है, ये हमें पता है। और जो 1 डिग्री है वो हमारा पाई बाय 180 डिग्री को भी दिखा रहा है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होती है जो हमें याद होनी चाहिए। यानी कि जो 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, और जो 1 डिग्री होता है वो पाई बाय 180 डिग्री, 60 मिनट और 3600 सेकंड के बराबर होता है। अच्छा देखो अब हम सीखने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड के बारे में। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जो किसी भी एक स्टार से, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ से किसी और बड़े स्टार्स का तक का डिस्टेंस नापने के लिए पैरेलैक्स मेथड को यूज़ किया जाता है। या फिर अगर सन है तो सन से अर्थ का डिस्टेंस, या फिर अगर सन है तो सन से अर्थ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। अब ये मेथड यूज़ कैसे होता है देखो, अगर हमारा जो ये थीटा है कुछ ऐसा डायग्राम मेरे पास है, और इसी डायग्राम की मदद से हमारा जो होता है दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। मान लो ये मेरा सन है और ये मेरा अर्थ है, ठीक है। इसके बीच में मैंने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। क्या है? हमारा एंगल है थीटा है। ये थीटा एंगल हमको गिवन होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर मुझे ये थीटा एंगल गिवन होगा तो क्या मुझे रेडियस भी गिवन होगी, ठीक है। अगर मुझे रेडियस पता है और थीटा एंगल पता है तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस ओ और ई इसको मैं क्या निकाल नहीं सकता हूँ? अगर मैं बात करूँ जो मेरा tan थीटा होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो क्या वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है? परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे ओ ए हो जाएगा और बेस हमारा यहाँ पे ओ ई हो जाएगा। क्या ओ ई ये हमारा वही डिस्टेंस है जो हमें निकालने के लिए बोला है, या फिर हमें जो पूछेगा दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ पे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है? ओ ई। तो मुझे यहाँ पर थीटा भी पता होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। मुझे यहाँ पर ओ ए भी पता होगा जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि जो कि हमारी रेडियस है किसकी? सन की, वो भी मुझे पता होगी। तो मुझे रेडियस पता है और थीटा पता है, तो क्या मैं इसकी मदद से ओ ई नहीं निकाल लूँगा, जो कि हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई में ओ ए। तो इसकी मदद से मैं ओ ई निकाल सकता हूँ, यानी कि सन से लेके अर्थ तक का कितना डिस्टेंस है वो मैं निकाल सकता हूँ। और जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या फिर जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो इसी मेथड का यूज़ करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो पैरेलैक्स मेथड पे आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, वो मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। बोल रहा है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। जो कि हमारा मून है वो हमारा, अगर ये आपको मैं बोल दूँ कि हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है, तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी कि ए और बी से मून को देखा जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। जो हमारा एंगल है यहाँ पे, जो हमारा एंगल सबटेंडेड है इन दो पॉइंट से ए और बी से, वो एंगल है 1 डिग्री और 54 मिनट्स। ये हमारा एंगल है जो सबटेंडेड है हमारी अर्थ से, अर्थ के जो दो पॉइंट है उनसे मून की तरफ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एंगल दे रखा है और मुझे ये भी दे रखा है कि जो हमारी डायामीटर है, जो हमारी यहाँ पर डायामीटर है वो है 1.26 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे हमें थीटा दे रखा है, जो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं 1 डिग्री 54 मिनट। उसके बाद जो हमारा डायामीटर है उसको हम लिख लेते हैं 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है।
जो जो चीज़ गिवन होती है उसको पहले लिख लिया जाता है। ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन है। आपको क्वेश्चन को पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, थीटा को लिखोगे, डी को लिखोगे। इससे आपकी अप्रोच भी आसान रहेगी, चीज़ों को समझ में भी आएंगी, फिर बार बार आपको क्वेश्चन में जाके वैल्यू ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इधर। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर मेरे को डायमीटर दे रखी है, डायमीटर की वैल्यू मुझे पता है, मुझे थीटा की भी वैल्यू पता है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर मैं इसको मान लूँ O और इसको मान लूँ E, तो मुझे बोल रहा है कि ये OE जो डिस्टेंस है ये मुझे बताओ। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या वो मेरा AB अपॉन में OE हो जाएगा। क्या मुझे यहाँ पर थीटा पता है, थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट्स। मुझे AB भी पता है, AB है 1.276 इंटू 10 टू द पावर हमारी दे रखी है यहाँ पे 7, तो ये क्या है 10 टू द पावर 7 मीटर। ठीक है, मुझे बस यहाँ पे OE निकालना है जो कि डिस्टेंस है। तो अगर मुझे OE निकालना है तो भाई मेरे को पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेरा डिग्री का खेल है, यहाँ पे जो मेरा डिग्री का खेल है, ये डिग्री का खेल है क्या मेरा आखिर। यहाँ पे जो मेरा ये डिग्री का खेल है, ये डिग्री का खेल हमारा आखिर है क्या 1 डिग्री और 54 मिनट। तो 1 डिग्री और 54 मिनट को मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करना बताया था ऊपर वाली स्लाइड में। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पर उसकी ही मदद से सॉल्व करूँगा तो 1 डिग्री में मेरे पास कितना हो जाएगा 60 मिनट। और ये जो 54 स्लैश से दिखा रखा है ये हमारा पहले ही मिनट होता है। तो अगर मैं 60 मिनट और 54 मिनट्स को ऐड कर दूं तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 114 मिनट। तो मेरा यहाँ पर अब सॉल्व होके हमारा जो 1 डिग्री 54 मिनट था वो आ गया 114 मिनट। तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है, इससे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे OE निकालूँ, जो हमारा OE यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन में 114 मिनट। तो इसकी मदद से अगर हम OE का आंसर निकालें तो हमारा OE का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा OE का डिस्टेंस आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझाई है उसको आप रिवाइज़ करो, वीडियो को बार बार देखो। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उसको पॉज करके समझने की कोशिश करो। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में यार बताया करो प्लीज़ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊँ। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करो, कमेंट में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो कि इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। और अगर कोई डाउट है तो वो भी लिखो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।